हेलो बच्चों, कैसे हो आप। आज की जो हमारी संख्या पद्धति पर आधारित क्लास होने वाली है उसमें हम विभिन्न प्रकार की संख्याओं के बारे में पढ़ेंगे। सर्वप्रथम हम प्राकृत संख्या के बारे में पढ़ेंगे। प्राकृत संख्या या प्राकृतिक संख्या दोनों एक ही हैं। इसको अंग्रेजी में कहते हैं नेचुरल नंबर और सिंबलिकली इसको रिप्रेजेंट करते हैं हम कैपिटल एन से। प्राकृत संख्याओं से तात्पर्य है या इसका अर्थ ये है कि हम अपनी आम जिंदगी में संख्याओं को जहाँ से गिनना शुरू करते हैं वह संख्याएं सारी प्राकृत संख्याओं में आती हैं। यानी अगर हमें घर पे किसी भी सामान को गिनना है, किसी वस्तु को गिनना है तो हम शुरू करते हैं एक से। तो प्राकृत संख्याएं जो शुरू होती है वो एक से शुरू होती हैं और लगातार आगे बढ़ती हुई अनंत तक चलती हैं। प्राकृत संख्याओं के बाद हमारी अगली प्रकार की जो संख्या हम पढ़ रहे हैं वह है पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या जिसको अंग्रेजी हम होल नंबर कहते हैं। पूर्ण संख्याएं प्राकृत संख्याओं में शून्य जोड़ने पर जिन संख्याओं के समूह का निर्माण होता है उस संख्या समूह को हम पूर्ण संख्या कहते हैं। जैसे हमारे पास पहले से प्राकृत संख्याएं हैं, इस संख्या के समूह में अगर हम या इस फैमिली में शून्य को और ऐड कर दें तो जो नया फैमिली बनती है, जो नया समूह बनता है उस समूह को हम कहते हैं पूर्ण संख्या है। ये भी शून्य से शुरू होकर अनंत तक चलती है। अब पूर्ण संख्याओं की एक और खास बात यह है कि पूर्ण संख्याओं सभी प्राकृत संख्याओं के साथ शून्य मिलकर बनी हुई हैं। यानी हम कह सकते हैं कि सभी प्राकृत संख्याएं पूर्ण संख्याएं होती हैं। यानी सभी प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या होती है। क्या इसका उल्टा हम कह सकते हैं कि जैसे सभी प्राकृत संख्याएं पूर्ण संख्या है तो क्या सभी पूर्ण संख्याएं प्राकृत संख्याएं हैं? नहीं, क्योंकि एक से लेकर अनंत तक तो है लेकिन शून्य जो है वह प्राकृत संख्या नहीं है। तो इस लाइन का उल्टा संभव नहीं है या उल्टा गलत है, हम ऐसे कह सकते हैं। तो इसके बाद अगली संख्या जो हमारी आ रही है वह है हमारी भिन्न संख्या। भिन्न संख्याओं को हम अंग्रेजी में कहते हैं फ्रैक्शन। और ये हमारी जो संख्या रेखा होती है, जैसे हम यहां से एक से गिनती शुरू करें तो यहां से शुरू होती हैं हमारी प्राकृत संख्याएं, शून्य से शुरू हो रही हैं हमारी पूर्ण संख्याएं और भिन्न संख्याएं जो होती हैं इन सभी पूर्ण संख्याओं के बीच में कहीं पर समाहित होती है। या सभी संख्याओं के बीच, जैसे मान लो हमें 1/2 लिखना है, 1/2 जो होता है वो शून्य और एक के बीच में समाहित होता है। तो और एक और खास बात, ये बात का ध्यान रखें आप कि भिन्न संख्याओं का निर्माण सिर्फ पूर्ण संख्याओं से ही होता है। यानी इसमें सारी जो नंबर होती है वो पूर्ण संख्या होती है। अब अगली जो संख्या हमारी है वह है पूर्णांक। पूर्णांक जिसको हम अंग्रेजी में इंटीजर कहते हैं। संख्याओं के इस परिवार में हमारे पास ये जो सारी संख्याएं हैं शून्य से इधर लेकर ये सारी धनात्मक संख्याएं, या अंग्रेजी कहें तो पॉजिटिव नंबर। अब इस पॉजिटिव फैमिली में शून्य के साथ यानी पूर्ण संख्याओं के साथ में अगर हम नेगेटिव नंबर को भी ऐड कर दें -1, -2, -3, -4 और ये आगे दोनों तरफ अनंत तक बढ़ती जाती हैं। तो यानी पूर्णांक जो होते हैं उसके अंदर धनात्मक, ऋणात्मक दोनों ही प्रकार की संख्याएं आती हैं। आपको ये ध्यान रखना है कि शून्य जो होता है यह न तो धनात्मक है
और न ही ऋणात्मक। यानी शून्य न तो धनात्मक में आता है, न ही ऋणात्मक में आता है। तो अगर हम साथ शॉर्ट में लिखें तो ये संख्याएं जो होती हैं 1 से शुरू हैं, और ये संख्या हमारी 0 से शुरू हो गई। ये संख्या है -1, 0 और +1, यानी प्लस और माइनस सभी प्रकार की संख्याएं इसमें समाहित होती हैं। पूर्णांक के बाद अगले प्रकार की जो संख्या हम पढ़ेंगे वह है हमारी परिमेय संख्या। परिमेय संख्या से तात्पर्य है ऐसी संख्याएं जिन्हें P/Q के रूप में लिखा जा सके। पहली शर्त तो ये। दूसरी, जहां पर Q का मान या Q की जो वैल्यू है यह कभी शून्य नहीं होनी चाहिए। और तीसरी शर्त, P और Q दोनों पूर्णांक होने चाहिए। क्या होने चाहिए? पूर्णांक। तो परिमेय संख्याओं में 3 शर्तें होती हैं। पहली, इन संख्या को P/Q के रूप में लिखा जा सकता है। दूसरी, Q की वैल्यू कभी भी शून्य नहीं होनी चाहिए। और P और Q दोनों ही जो संख्याएं हैं वो पूर्णांक अंक होते हैं। कैसे होते हैं? पूर्णांक अंक। अगर अपन उदाहरण के तौर पर अगर परिमेय संख्याओं को देखें तो जैसे हमारे पास कोई नंबर लिखा है -1/2, यह एक परिमेय संख्या है, क्योंकि देखो ऊपर और नीचे दोनों P और Q दोनों ही पूर्णांक संख्या है। अगर मैं ऐसा लिखता हूं कि 2/0, तो क्या यह परिमेय संख्या है? नहीं। क्यों? क्योंकि हमारी दूसरी शर्त थी कि डिनोमिनेटर या हर में कभी शून्य नहीं होना चाहिए। अगर हर में शून्य होता है तो इस संख्या को हम परिमेय संख्या नहीं मानते हैं। तो ये हमारी परिमेय संख्या नहीं है। इसका अगर ऊपर माइनस है, नीचे भी माइनस की संख्या है, तो ये भी हमारी एक परिमेय संख्या है। एक अंक यानी अगर पूर्णांक या पूर्ण संख्या है हमारी, कोई भी पूर्ण या प्राकृत संख्या, तो वह भी एक परिमेय संख्या होती है। तो अभी तक हमने प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या, भिन्न संख्या, पूर्णांक एवं परिमेय संख्याओं के बारे में पढ़ लिया है। अब इन सबको एक साथ अगर सम्मिलित रूप में हम देखें तो अगर हम इन सभी संख्याओं को एक परिवार के तौर पर हम पढ़ें तो सबसे पहले आती है हमारी प्राकृत संख्याएं। ये परिवार आगे बढ़ता हुआ अगली प्रकार की जो संख्या हमने अगर सर्कल से रिप्रेजेंट करें तो वह आती है पूर्ण संख्या। यानी सभी प्राकृत संख्याएं पूर्ण संख्याएं हैं, लेकिन पूर्ण संख्याएं प्राकृत संख्या नहीं है। अगली है हमारी पूर्णांक। वही कथन कि सभी प्राकृत एवं पूर्ण संख्याएं पूर्णांक हो सकती है, लेकिन सभी पूर्णांक प्राकृत या पूर्ण संख्या नहीं हो सकती। और हमारी अगले प्रकार की जो संख्या हमने पढ़ी थी वह है हमारी परिमेय संख्या। यानी सभी प्राकृत, पूर्ण एवं पूर्णांक संख्याएं परिमेय संख्या हो सकती हैं, लेकिन सभी परिमेय संख्याएं पूर्णांक, पूर्ण या प्राकृत संख्या नहीं हो सकती। अब हमारी अगले प्रकार की जो संख्या हम पढ़ेंगे वह है हमारी सम एवं विषम संख्याएं। सम से तात्पर्य है ऐसी सारी संख्याएं जिनको 2 से पूर्णतः विभाजित किया जा सकता है, वह सभी संख्याएं सम संख्याएं कहलाती हैं। और जिन संख्याओं के इकाई का अंक 0, 2, 4, 6 या 8 होता है वह संख्याएं भी सम संख्याएं कहलाती हैं। तो हम अभी 2 प्रकार की संख्या, सम संख्या जिसको इंग्लिश में इवन नंबर, और दूसरी है हमारी विषम संख्या जिसे हम कहते हैं ऑड नंबर। सम संख्याएं वे सारी संख्याएं जो 2 से पूर्णतया विभाजित होती हैं।
तो विषम संख्या कौन सी हो गई? जो 2 से विभाजित नहीं होती, जो 2 से पूर्णतया विभाजित नहीं हो, यानी जिनमें 2 का भाग पूरा पूरा नहीं जाता, वह संख्या हो गई हमारी विषम। और जिनमें 2 का भाग पूरा पूरा जाता है वह हो गई हमारी सम। ये तो पहली। दूसरी, जिन संख्याओं के इकाई के स्थान पर अगर 0, 2, 4, 6 या 8 लिखा होता है, 0, 2, 4, 6 या 8 लिखा होता है, वह सारी संख्याएं सम संख्याएं होती हैं। और जिनके इकाई के स्थान पर 1, 3, 5, 7 या 9 लिखा होता हो, वह सभी संख्याओं को हम विषम संख्या मानते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पर अगर हम देखें, तो इनमें इसके इकाई का अंक कितना आ रहा है? 5 आ रहा है। तो अभी हमने कहा था जिस संख्या के इकाई का अंक 1, 3, 5, 7 या 9 होता है उसको हम कह देंगे विषम। इसका इकाई का अंक हमारा 4 आ रहा है, तो 0, 2, 4, 6 या 8 आने वाली संख्याओं को हम सम। ये कौन सी हो गई? इकाई का अंक कितना है इसका? 3, तो हम सीधे से कह देंगे ये हमारी हो गई विषम संख्या। इसका इकाई का अंक 7 है, तो ये भी हमारी हो गई विषम संख्या। इसमें इकाई का अंक 1 आ रहा है, तो ये हमारी विषम संख्या। इसमें इकाई का अंक 4 है, तो ये हमारी सम संख्या। इसमें इकाई का अंक 0 है, तो ये हमारी सम संख्या। और इसमें भी इकाई का अंक 4 है, तो ये हमारी सम संख्या। यानी हम देख कर ही उनके इकाई के स्थान के अंक को देखकर सम और विषम में आसानी से फर्क या अंतर बता सकते हैं। अब अगली हमारी जो संख्या है, आप ये सभी इंपॉर्टेंट की नोट साथ में नोट करते जाएं, ताकि जब भी आपको दोबारा पढ़ने में हो तो आप आसानी से इनको समझ या याद कर पाएं। तो आप इसकी एक कॉपी बना लें, रजिस्टर, जिसमें जो जो इंपॉर्टेंट लाइन्स या टॉपिक लिखाए जाते हैं उनको आप साथ में नोट करते जाएं। अब अगले प्रकार की जो संख्या हम पढ़ेंगे वह है हमारी भाज्य एवं अभाज्य संख्याएं। भाज्य से तात्पर्य है वे संख्याएं जिनका 2 से ज्यादा गुणनखंड होते हैं, और अभाज्य से तात्पर्य है वे संख्याएं जिनके मात्र 2 ही गुणनखंड होते हैं। अभी हम समझेंगे। जैसे हमारी अभाज्य संख्याएं, और ये हो गई हमारी भाज्य संख्याएं। इसको हम कह देंगे प्राइम नंबर, और इसको कह देंगे कंपोजिट नंबर। अभाज्य संख्याओं से तात्पर्य है वे संख्याएं जिनमें एक या स्वयं का भाग जाता है, अन्य कोई संख्या का नहीं। यानी वे संख्या जिनमें या तो 1 का भाग जाए या संख्या खुद का। जैसे हमारे पास एक संख्या है 2, तो 2 ऐसी संख्या है जो 1 से पूर्णतः विभाजित होती है और 2 से पूर्णतः विभाजित होती है। इसके अलावा यह संख्या किसी अन्य से पूर्णतः विभाजित नहीं होती है। तो इससे मतलब है कि 2 हमारी एक अभाज्य संख्या है। या अगर सीधी लाइन में लिखें तो जिन संख्याओं के मात्र 2 गुणनखंड होने चाहिए। गुणनखंड हम आगे की क्लासेस में पढ़ेंगे, अभी आप इतना याद ध्यान रखें कि जिन संख्याओं के मात्र 2 गुणनखंड होते हैं वह सभी संख्याएं अभाज्य संख्याएं
होती है। दो ही होने चाहिए, दो से ज्यादा नहीं। उसमें से एक तो हो गया एक और दूसरा वह संख्या खुद होती है। तो ऐसी संख्याओं को हम अभाज्य संख्या कहते हैं। तो भाज्य संख्या होगी जिनके दो से ज्यादा गुणनखंड हो। कितने? दो से ज्यादा गुणनखंड जिन संख्याओं के होते हैं उन संख्याओं को हम भाज्य संख्या कहते हैं। या हम कहते हैं वे संख्या जिनमें एक सम के अलावा किसी और संख्या का भाग चला जाता है, यानी एक और खुद का तो जा ही रहा है, उसके अलावा और किसी का भाग जाए, तो उन संख्याओं को हम भाज्य संख्या कहते हैं। जैसे हमारे पास 4 हो गई, 4 एक से पूर्णतः विभाजित होती है और 4 से भी होती है। देखो इसमें एक का भी जा रहा है, 4 का भी जा रहा है, लेकिन 4 में 2 का भाग भी पूरा पूरा जाता है। तो इसका मतलब यानी कि 4 जो है खुद के एक के अलावा तीसरी संख्या 2 से भी विभाजित हो रही है, यानी इसके कुल गुणनखंड कितने हो गए? 3। तो जिस संख्या के 2 से ज्यादा गुणनखंड हो जाए या वह एक खुद या किसी अन्य से विभाजित होता है, उन संख्याओं को हम भाज्य संख्या कहते हैं। अब ये अभाज्य संख्याओं को हम पूरी 1 से लेकर 100 तक की गिनती जो हमारी संख्या है उनमें कितनी अभाज्य संख्याएं हैं, उन सभी को हम गिनेंगे। पहले अभाज्य संख्याओं की कुछ विशेष बातें देखें। सबसे पहली कि हमारी जो काउंटिंग होती है 1 से लेकर 100 तक में सबसे पहली संख्या होती है अभाज्य 2। 3 में भी 1 के 3 का ही भाग जाता है। फिर 4 में 2 का भाग चला जाता है। 5 हमारी अभाज्य संख्या है। फिर अगली अभाज्य संख्या है हमारी 7। तो 1 से लेकर 10 तक की संख्याओं में कुल 4 अभाज्य संख्या है। फिर आती है 11 से 20 की लाइन। 11 से 20 की लाइन में 11 प्राइम नंबर है, 12 नहीं है, 13 प्राइम नंबर है, 14, 15, 16 नहीं है, 17 हमारा प्राइम नंबर है, 18 नहीं है, 19 हमारा प्राइम नंबर है। यानी 1 से 20 तक की संख्याओं में भी टोटल हमारे 8 अभाज्य संख्याएं आ गई हैं। अब आती है 21 वाली लाइन। 21 वाली लाइन में 21 से लेकर 30 तक में हमारे 21 प्राइम नंबर नहीं है, 22 नहीं है, 23 प्राइम नंबर है, 24, 25, 26, 27, 28 तक कोई प्राइम नंबर नहीं है। फिर अगला प्राइम नंबर हमारा 29 है। तो 21 से लेकर 30 तक में मात्र 2 ही प्राइम नंबर या अभाज्य संख्याएं मिलती है। अब अगली हमारी है 31 वाली लाइन। 31 स्वयं एक प्राइम नंबर है। 32, 33, 34, 35, 36, 37 हमारा अगला प्राइम नंबर है। 38, 39 प्राइम नंबर नहीं है, 40 नहीं है। फिर अगली आती है हमारी 41 से लेकर 50 तक की लाइन। इसमें 41 प्राइम नंबर है, 42, 43 प्राइम नंबर है। फिर अगला प्राइम नंबर है हमारा 47। अब हम देखें तो 1 से लेकर 50 तक में हमारे कुल कितने अभाज्य संख्याएं हो गई? अगर गिने 4 4 8, 8 4 12 और 3 15, यानी 1 से लेकर 50 तक में कुल 15 अभाज्य संख्याएं हैं। फिर अगली आती है हमारी 51 से वाली लाइन। 51, 52, 53 प्राइम नंबर है। 54, 55, 56, 57, 58, 59 प्राइम नंबर है हमारा। 60 वाली लाइन आ गई हमारी। इसमें 61, 67, 70 वाली जो लाइन है उसमें 71, फिर 73, फिर 79, फिर 80 वाली जो लाइन आती है उसमें हमारा 83 और 89 और 91 से लेकर 100 तक की लाइन में हमारा प्राइम नंबर आता है 97। यानी आप सभी को 1 से लेकर 100 तक के सभी प्राइम नंबर अच्छे से याद होने चाहिए और आपको यह भी पता होना चाहिए कि कौन सी रो में कितने प्राइम नंबर हैं। तो हमने देखा भी 1 से लेकर 50 तक में हमारे कुल कितने अभाज्य संख्या हो गई? 15 अभाज्य। और 51 से लेकर 100 तक में हमारी अभाज्य संख्या है 2, तो 4 और 6 10। तो यानी 51 से लेकर 100 तक में हमारी अभाज्य संख्याओं 10 अभाज्य संख्याएं होती हैं। और अगर कुल हम जोड़ें तो हो गई हमारे पास 25 अभाज्य संख्याएं 1 से लेकर 100 तक में। आपको विशेष इसमें इन बातों को याद रखना है। जैसे हमारी 91 से लेकर 100 तक की लाइन में सिर्फ एक ही अभाज्य संख्या है, तो आपसे पूछ सकते हैं कि ऐसी कौन सी रो है जिसमें मात्र एक अभाज्य संख्या है, तो वह है हमारे 91 से लेकर 100 तक की लाइन में। इसके अलावा 4 कौन कौन सी अभाज्य रो में अभाज्य संख्या आती है? तो 1 से लेकर 10, 11 से लेकर हमारे 20 तक में, इसमें भी 4 अभाज्य संख्याएं पाई जाती है। इसके अलावा और आप सबको यह ध्यान रखना है कि भाई कौन सी रो में कितनी अभाज्य संख्याएं
हैं। अब अन्य अभाज्य संख्या से संबंधित इंपॉर्टेंट बातें, तो पहली बात कि एक जो है उसको ना तो अभाज्य मानते हैं हम और ना ही भाज्य संख्या, यानी एक ना तो अभाज्य है और ना ही भाज्य संख्या है। फिर अगली हमारी पहली संख्या आती है 2। तो आप अगर पूरी संख्याओं को ध्यान से देखें तो इसमें 2 के अलावा सभी संख्याएं विषम है। तो 2 एकमात्र सम अभाज्य संख्या है पहली, और दूसरी सबसे छोटी भी 2 ही है, यानी एकमात्र सम अभाज्य साथ ही साथ सबसे छोटी अभाज्य संख्या। तो ये 2 विशेष बातें 2 के साथ जुड़ी हुई हैं। फिर पहली विषम अभाज्य संख्या अगर आपसे पूछे कि पहली विषम अभाज्य संख्या, तो वो हमारी 3 है। तो 3 प्रथम विषम अभाज्य। अब अभाज्य से संबंधित हमने इंपॉर्टेंट बातें लगभग सारी नोट कर ली हैं। इसके अलावा भी इसमें से हर बार एक प्रश्न अवश्य पूछा जाता है। जब हम इससे संबंधित प्रश्न सॉल्व करेंगे तो हम ज्यादा से ज्यादा इससे प्रश्न लेना चाहेंगे। अब आती है हमारी भाज्य संख्याओं की बात करें तो एक अगर काउंटिंग शुरू करें 1 2 3 4 5, तो देखो एक जो है वो तो हमने अभी देखा था, यह न तो अभाज्य है न ही भाज्य संख्या, इसको हम बाहर निकाल दें। फिर 2 हमारी अभाज्य संख्या हो जाती है, 3 हमारी अभाज्य संख्या आ जाती है। तो हमारी प्रथम भाज्य संख्या जो आती है वह है हमारी 4, यानी 4 जो है प्रथम भाज्य संख्या। फिर हमसे अगर पूछे कि कौन सी भाज्य संख्या प्रथम या प्रथम विषम अभाज्य संख्या, तो 4 के बाद 5 6 7, देखो ये भी भाज्य है, 7 भाज्य है, 8 भाज्य है। तो प्रथम विषम संख्या जो भाज्य संख्या आती है वह है हमारी 9। तो 9 जो है हमारी प्रथम विषम भाज्य संख्या होती है। तो आप सभी को अभाज्य से संबंधित ये सारी बातें अच्छे से याद रखनी है। थैंक यू सो मच। आगे की कक्षाओं में हम इससे संबंधित और जानकारी प्राप्त करेंगे और नेक्स्ट क्लास में हम इस पूरी संख्या पद्धति से संबंधित ज्यादा से ज्यादा प्रश्न सरल करेंगे।